अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आज हमारा नावल द मीडियम की एपिसोड 2 है। चलें स्टार्ट करते हैं। ड्राइंग रूम में रखे फ़ोन की घंटी कब से बज रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे फ़ोन करने वाले को इंतहाई ज़रूरी काम था। हेलो। वो अपने कमरे से बाहर निकला और सोई सोई सी आवाज़ में कहा, क्या मैं पूछ सकती हूँ ऑफिसर दानिश तैमूर कि मेरे घर के बाहर पहरा किस खुशी में लगाया गया है। इंतहाई सर्द लहजे में पूछा गया। दानिश को जो नींद आई थी फ़ौरन से उड़न छू हुई। दूसरी तरफ हाइना गिलानी थी जो काफ़ी गुस्से में लग रही थी। दानिश हैरान रह गया था। इसे अंदाज़ा नहीं था कि वो इतनी जल्दी जान लेगी कि इसके घर के बाहर क्या हो रहा है। मैं कुछ पूछ रही हूँ मिस्टर दानिश। उसके जवाब न देने पर हाना दांत पीस कर कहा, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ मैडम। आप शक के दायरे में हैं, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। दानिश ने संजीदगी से जवाब दिया। कैसा शक? हाइना को हैरत हुई थी। बता दिया जाएगा आपको, वो कहकर फ़ोन रखने लगा था। मैं आपके खिलाफ कंप्लेन करूंगी। आप बिला वजह मुझे अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। इसकी बात सुनकर दानिश का हाथ रुका। सीरियसली? वो हैरान हुआ। यस ऑफ कोर्स। या तो आप मुझे बताएं कि ये क्या हो रहा है। ये सब क्या कर रहे हैं, या फिर वो बात अधूरी छोड़ गई थी। आपको जो करना है करें। स्वीट ड्रीम्स। वो तंज करता फ़ोन रख चुका था। और मुझे आजकल तुम शक के दायरे में लग रहे हो दानिश तैमूर। उसके हुक्म से दाऊद की आवाज़ पड़ी। वो एक झटके से पलटा। क्या मतलब है तुम्हारा? दानिश ने आईब्रो झुकाकर पूछा। मतलब तो मुझे सब समझ आ रहा है। तुम ठीक जा रहे हो, लेकिन बस तरीका गलत है। दाऊद ने सोफे पर लेटते हुए जवाब दिया। सीधी बात किया करो, उल्टी सीधी बकवास मत करो। कल तक जो लड़की पसंद नहीं थी, आज इसके घर के बाहर पहरा भी लगवा दिया। कमाल है। दाऊद ने टेबल पर रखी प्लेट से सेब उठाकर खाते हुए आराम से कहा, लेकिन इसका लहजा बिल्कुल भी सादा नहीं था। कुछ था जो दानिश को चौंका गया था। शट अप। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें, समझ आई? दानिश तो सुलग ही गया था। वही तो मैं सोच रहा हूँ कि जब कोई दिलचस्पी नहीं तो फिर ये सब क्या है। दाऊद ने सोचने वाले अंदाज में कहा। कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ इस लड़की की असलियत जानना चाहता हूँ। और तुम्हें क्या लगा था कि उसे पता नहीं चलेगा? वो लड़की जो चीज़ों को छू कर ये बता दे कि क्या हुआ था और क्या होने वाला है, तुम इसके घर के गिर्द पहरा लगवाओगे और इसे पता नहीं चलेगा? जोक हो गया ये तो। दाऊद ने हाथ लेते हुए कहा। इसका लहजा दानिश का मजाक उड़ा रहा था। वैसे किस असलियत की बात कर रहे हो तुम? वो अब दानिश की तरफ मुतवज्जा हुआ, जो इसे खा जाने वाली नज़रों से घूर रहा था। यही कि वो काला जादू सीख रही है, तभी ये सब करती है। दानिश ने पूरी यकीन लहजे में जवाब दिया। हा हा हा। मतलब तुम मान गए कि इसके पीछे कुछ तो हास है। दाऊद भी कम नहीं था। वो इसे जिच करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता था। दानिश इसे बस खामोशी से घूरता रहता। बताओ ना, इंटरेस्ट हो रहा है ना इसमें? दाऊद ने एक आंख बंद करके हबासत से पूछा। शट अप दाऊद। दानिश गुस्से से कहता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। दिल वो लगाने लगा ज़रा ज़रा, पास वो जाने लगा ज़रा ज़रा। दाऊद ने किसी इंडियन गाने का बेड़ा गर्क करते हुए इसे छेड़ा था। तुम ज़रा सुबह पुलिस स्टेशन चलो, फिर दिल लगाऊंगा मैं तुम्हारा। दानिश ने जलते हुए धमकी दी और कट से अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया। ला हौला वला कुव्वत। अब बंदा मजाक भी नहीं कर सकता। दाऊद के निकलते दांतों को फ़ौरन ब्रेक लगी थी। वो दानिश के दिल लगाने को अच्छी तरह जानता था, इसीलिए बड़बड़ाते हुए उठ खड़ा हुआ और अपने कमन जीनिया आपी ने प्यार से पूछा। मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं? रेहान ने खुशदिली से पूछा। मैं भी ठीक हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि तुम काफ़ी दिनों से हवेली नहीं गई। हैरियत तो है? जी हैरियत ही है बस। क्या बस रेहान, थक चुके हो क्या? जीनिया आपी फीका सा मुस्कुराई। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आप जानती हैं कि मैं उसे इस हालत में नहीं देख सकता। आप जानती हैं, वो इतनी बेवकूफ़ है कि हाथ जला लिए अपने। रेहान को गुस्सा था इस बात पर। इसी वजह से वो 4-5 दिनों से हवेली नहीं गया था। तो इसकी बेवकूफ़ी को ख़त्म करो ना। अगर इसको इस हालत में नहीं देख सकते तो इसे इस हालत में पहुंचने ही ना दो। पास रहा करो इसके। तुमसे बहुत सी तवक्कात हैं रेहान। कहते कहते आखिर में जीनिया आपी का लहजा नम हो गया था। मैं जानता हूँ, आप फिक्र मत करें, दोबारा ऐसा नहीं होगा। वो मुस्कुराया। तुम्हें पता है ना, वो लंदन क्या वाकई? जीनिया आपी की बात पर रेहान को हैरत का झटका लगा। जी बिल्कुल। बहुत थोड़ा वक्त है तुम्हारे पास। जो कर सकते हो जल्दी कर लो। जीनिया आपी कहकर फ़ोन बंद कर चुकी थी, जबकि रेहान सोच में पड़ चुका था। कैसी हैं आप मिस हाइना गिलानी? एंड सॉरी दानिश, जो भी किया
इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। दाऊद ने अपने सामने बैठी हाइना से माजरत की। इट्स ओके, वो मुस्कुराई। आप ये बताएं कि मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? हाइना ने सवाल किया। मुझे सब जानना है। वो जलजला, वो शहर की सड़क का फटना, फिर अचानक रुकना, वो सब क्या था? दाऊद की सुई वही अटकी थी। क्या जानना इतना ज़रूरी है? जी बिल्कुल, तभी तो इधर बुलाया है आपको, दाऊद ने संजीदगी से जवाब दिया। पूछें आप, जितना मुझसे हो सका मैं आपको बताऊंगी। आपको याद है जब हम पहाड़ी पर खड़े थे और आपने चट्टान पे पड़ी दरार पर हाथ रखकर कुछ महसूस किया था? क्या था वो? दरअसल मैंने ये जानने की कोशिश की थी कि जो ज़लज़ला आया था इसकी वजह क्या थी। और क्या वजह थी इसकी? दाऊद ने बात काटी। इसके चेहरे पर तजस्सुस फैला था। मैं खुद इसके बारे में नहीं जानती, मगर इसकी वजह किसी आतिशफ़िशां का फटना नहीं था, बल्कि बल्कि दाऊद ने दिलचस्पी से पूछा। कुछ था ज़मीन के नीचे, कोई बहुत बड़ी मखलूक जो इस इलाका से गुजरी थी, जिसकी वजह से वहाँ दरारें पड़ गई थीं। और वो क्या मखलूक थी? दाऊद को हैरत हुई। सब कुछ यहाँ नहीं बता सकती। वो दोनों रेस्टोरेंट में बैठे थे। इतना कहने के बाद वो उठी और रेस्टोरेंट से बाहर निकल गई। दाऊद उसके पीछे लपका। क्या वो कुछ एलियन टाइप था? दाऊद ने खुद ही पूछ लिया। हो सकता है, लेकिन मैं इसे जान नहीं पाई। वाओ, कोई इस बात पर यकीन नहीं करेगा। दाऊद काफ़ी पुरजोश था। और आप? हाइना ने रुक कर पूछा। हमेशा की तरह उसके हाथ आज भी लंबे कोट की जेबों में कैद थे। मुझे यकीन है मिस वंडर, तभी आपसे सुनता हूँ। अगर मुझे यकीन ना होता तो मैं कभी ना आता आपके पास ये सब जानने के लिए। दाऊद ने संजीदगी से जवाब दिया। मुझे चलना चाहिए, कुछ देर बाद बर्फ़बारी शुरू हो जाएगी और मैं इससे पहले घर जाना चाहती हूँ। हाइना ने स्याह होते आसमान को देखते हुए कहा। श्योर। दाऊद ने गले में लटके हेडफोन्स को दोबारा कानों पर लगाया। इसे इस लड़की से मिलकर हमेशा ही अच्छा लगता था। अजीबो-गरीब सी, कुछ भटकती हुई, हमेशा किसी तलाश में, किसी खोज में रहती थी मिस वंडर। वो वहीं खड़ा रहा जब तक वो तेज़ होती धुंध में कहीं गायब नहीं हो गई थी। मीरा, मीरा, कहाँ हो तुम? सिला किसी आंधी तूफान की तरह इसके कमरे में दाखिल हुई थी। क्या हो गया है सिला? ऐसे ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? मीरा ने झुंझलाकर पूछा। अभी कुछ हुआ नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा होने जा रहा है। सिला बहुत खुश नजर आ रही थी। मुझे भी बताओ, आखिर क्या अच्छा होने जा रहा है? द आर्ट ऑफ वार बाय सन तुजू की किताब को मीरा ने साइड पर रखते हुए पूछा, जिसे वो पढ़ रही थी। रेहान भाई के ताया अब्बू, ताई अम्मी और इनकी बेटी, वो सब आए हैं। अच्छा, मगर क्यों? रेहान के ताया मीरा के चाचू सरमद के काफ़ी अच्छे दोस्त थे और दोनों के घरों में काफ़ी आना जाना था। वो इसलिए कि रेहान भाई चाहते हैं कि तुम्हारे लंदन जाने से पहले उनकी और तुम्हारी मंगनी हो जाए। सिला ने इसके गले में बाजू डालते हुए गोया धमकाया। वो नहीं चाहते कि तुम इनसे मंसूब हुए बिना चली जाओ। और फिर वहाँ जाकर सिला और भी कुछ कह रही थी, जबकि मीरा के दिमाग में तो जैसे धमाके हो रहे थे। वो जानती थी कि रेहान इसमें इंटरेस्टेड है, लेकिन वो ये सब करेगा इसे अंदाज़ा नहीं था। वो अपनी नोटबुक पर झुकी होमवर्क कर रही थी। बाहर मौसम साफ था, खिलाफे मामूल इसका मूड भी अच्छा था। हनी, अचानक सरगोशी हुई और इसे एक झटका लगा। इसने गर्दन मोड़कर खिड़की की तरफ देखा, जिसका पर्दा हिल रहा था। वो अपनी कुर्सी से उठी और बालकनी की तरफ बढ़ी। बाहर मौसम एकदम ही अब्र आलूद हो गया था। स्याह बादल जाने कहाँ से आ गए थे। ठंडी हवा ने इसके चेहरे को छुआ। हनी, सरगोशी दोबारा हुई। इसने आंखें खोलकर देखा तो सामने तेज होते अंधेरे में वो नजर आ रहा था, दूर खड़ा। जब भी वो आता था, मौसम ऐसे ही खराब हो जाता था। लोग सहम से जाते थे। एक वो थी जिसका डर खत्म होता जा रहा था। इसे वो बहुत अपना अपना सा लगने लगा था। जब भी वो आता, मौसम ऐसे ही खराब हो जाता था। लोग सहम से जाते थे। एक वो थी जिसका डर खत्म होता जा रहा था। इसे वो बहुत अपना अपना सा लगने लगा था। कौन हो तुम? इसने अटकते हुए पूछा। हनी, इसे पुकारा गया। वो इसे पुकारता था बस, जैसे इस नाम से कुछ जुड़ गया हो इसका। और हनी को इसकी पुकार सुनने की आदत हो गई थी। वो खुली खिड़की में खड़ी थी। एक पल के अंदर वो हनी के पास पहुंच गया था और हनी इस पल में होश की दुनिया से बेहोश की दुनिया में कदम रख चुकी थी। भला ऐसे कैसे हो सकता था कि वो आता और हनी होश में रहती? वो था ही कुछ ऐसा, दो दुनियाओं में सफ़र करने वाला। और वो इसे ले गया था। कहाँ? दूसरी दुनिया में। मीरा, कहाँ खो गई हो तुम? सिला ने इसे कंधे से पकड़कर हिलाया। मीरा की रंगत जर्द हो चुकी थी। रेहान ऐसा कैसे कर सकता है? वो इतना ही बोल पाई। क्यों नहीं कर सकते वो ऐसा?
तुमने ही टाइम मांगा था ना, और उन्होंने तुम्हें 4 माह का टाइम दिया। अब वो मंगनी करना चाहते हैं तो इसमें बुराई ही क्या है? सिला ने आईब्रो उचकाकर पूछा, और मीरा बिना उसकी बात का जवाब दिए एक झटके से उठी और कमरे से बाहर निकल गई, जबकि सिला इसे पुकारती ही रह गई। वो तेज़ी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ रही थी। इसका इरादा खुद जाकर रेहान के ताया और ताई को इनकार करने का था। मीरा को यह खबर सुनकर इंतहा का दुख पहुंचा था। रेहान मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता, वो बड़बड़ाई थी। अभी वो पहली सीढ़ी पर भी नहीं पहुंची थी कि जोर से ऊपर आते शख्स से टकरा गई। अलमीरा का सर बुरी तरह से चकरा गया था। मीरा, तुम ठीक हो? रेहान ने इसका हाथ पकड़ते हुए पूछा, और इसकी बात सुनकर मीरा का दिमाग घूम गया। आखिर तुम्हें तकलीफ क्या है? क्यों मेरी ज़िंदगी अजाब बनाई हुई है? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? मीरा ने बिना सोचे समझे जो मुंह में आया बोल दिया। सामने खड़ा रेहान कंग रह गया था। क्या हुआ मीरा, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? वो ऐसे पूछ रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ज़्यादा मासूम बनने की ज़रूरत नहीं है, मैं अच्छे से जानती हूँ तुम्हारी नीयत। श्श, प्लीज़ आहिस्ता बोलो, सब सुन लेंगे, रेहान ने इसकी बात काटते हुए कहा। क्यों बोलूँ मैं आहिस्ता? हाँ, क्यों? तुम होते कौन हो मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने वाले? जब्त के बायस मीरा की आंखें और चेहरा सुर्ख हो गया था। मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ, रेहान ने कहते हुए इसका हाथ पकड़ा और मीरा को इसके कमरे की तरफ ले गया। वो नहीं चाहता था कि इन दोनों की गुफ्तगू कोई और सुने। मेरा हाथ छोड़ो, मीरा चिल्लाई, लेकिन रेहान ने इसके कमरे में आने के बाद ही दम लिया और एक झटके से इसका हाथ छोड़ा। अब बोलो जो बोलना है, वो आराम से कहता इसके बेड पर लेट गया। दोनों हाथों को गर्दन के नीचे तकिए पर रखने के बाद वो इसे गौर से देखने लगा। तुम? मीरा ने उंगली उठाई। दुख और गुस्से की ज्यादती के बायस इसकी आवाज़ कांप रही थी। बोलो, मैं सुन रहा हूँ। वो पूरी तवज्जो से इसे देख रहा था। मेरे कमरे से निकलो। इसकी गहराई नज़रों से हाइफ होकर मीरा ने बस इतना ही कहा और मुंह दूसरी तरफ कर लिया। वो इसके सामने रोना नहीं चाहती थी। नहीं जा रहा, जो करना है कर लो। वो डीठ हुआ। ओके, ना जाओ, मैं खुद ही चली जाती हूँ, मीरा ने कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। जाओ जाओ, मना किसने किया है? जाओ और जाकर नीचे मुस्कुराते पुरसुकून चेहरे से इनकी मुस्कुराहट छीन लो। वैसे भी तुम यही कर सकती हो। रेहान की बात पर मीरा के दरवाजे की तरफ बढ़ते कदम जम गए थे। जाओ और जाकर नीचे मौजूद अपनी दादू की खुशी छीन लो इनसे। रेहान के लहजे में बला का तंज था। सबको अपनी खुशी की परवाह है, किसी के नज़दीक मेरी खुशी, मेरी मर्जी की कोई अहमियत नहीं है। वो पलटी और जवाब दिया। जब्त के बावजूद लहजे में नमी घुल गई थी। क्या है तुम्हारी खुशी? क्या है तुम्हारी मर्जी? वो उठा और चलकर इसके पास आया। बताओ। इसके खामोश रहने पर रेहान ने दोबारा पूछा। मेरी खुशी तुम नहीं हो, मीरा ने बिना अटके जवाब दिया। रेहान के चेहरे पर एक साया सा लहराया। इसके चेहरे की चमक पल भर को मदम हुई। अच्छा, चलो बताओ फिर तुम्हारी खुशी क्या है? मेरा वादा है तुम्हें, तुम्हारी खुशियाँ लाकर दूंगा। रेहान की बात पर मीरा ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। सुर्ख होती आंखों में हैरत थी, लेकिन मनाजिर के अलावा। इससे पहले वो कुछ कहती, रेहान ने बात पूरी की और मीरा सर झुका गई। इसे मनाजिर के अलावा और किसी की चाह नहीं थी। फॉर गॉड सेक मीरा, हकीकत की दुनिया में वापस आओ। भूल जाओ इस शख्स को जो है ही नहीं। रेहान की बात पर मीरा ने तड़प कर इसे देखा। वो जा चुका है मीरा। 5 सालों से क्यों अपने आप और अपने से जुड़े हुए रिश्तों को तकलीफ दे रही हो? आखिर क्यों नहीं समझती कि वो वापस नहीं आ सकता? मगर मैं तुमसे शादी नहीं। ठीक है, ना करो मुझसे शादी, ना बनाओ मुझसे कोई रिश्ता, लेकिन किसी और से तो बनाओ। अपने से जुड़े रिश्तों को सुकून दो। कभी सोचा है अपनी मम्मी पापा के बारे में? इन पर क्या गुजरती होगी जब लोग तुम्हें एबनॉर्मल कहते हैं? दादो, कभी सोचा है इनकी बूढ़ी आंखें तुम्हें अपने घर में खुश देखने के लिए बेताब हैं? मैं क्यों सोचूं सबके बारे में? इन्हें मुझे मेरे हाल पर छोड़ देना चाहिए। मीरा ने इसकी बात काटी। होश की दुनिया में आओ मीरा, तुम पागल हो गई हो और तुम सबको पागल कर दोगी। रेहान ने इसे कंधों से पकड़कर झंझोड़ा। वो तुम्हारे बारे में ही सोच रहे हैं 5 सालों से। जितनी अजियत पिछले 1 साल से मैं तुम्हारी फैमिली की आंखों में देखी है, इतनी शायद तुमने 5 सालों में महसूस नहीं की। दादू सारी सारी रात सो नहीं पाती। क्यों? तुम्हारी वजह से। क्या मनाजिर इनका कुछ नहीं लगता था? जीनिया आप ही दिन में 10 बार मुझे कॉल करके तुम्हारा पूछती हैं। क्या मनाजिर का इनसे कोई रिश्ता नहीं था? क्या इसके जाने का दुख सिर्फ तुम्हें ही है? क्या आमना भुप्पो जिनकी आंखों में हर वक्त नमी रहती है, क्या मनाजिर के जाने का दुख तुम्हें इनसे ज़्यादा है? वो इनका बेटा था मीरा, उन्होंने भी खोया है इसे, लेकिन वो सोग नहीं मनाती हर वक्त। वो खुश रहकर अपने बेटे की मगफिरत की दुआ करती हैं। तुम किस दुनिया में जी रही हो? होश करो मीरा। वो जलाल की हालत में बोल रहा था।
और इसे इस तरह बोलता देखकर मीरा हैरान रह गई थी। तुम्हें मैं नहीं पसंद तो ठीक है, मैं अभी अपने घर वालों को यहाँ से ले जाता हूँ, लेकिन तुम्हें फिर किसी और का साथ कबूल करना पड़ेगा, बहुत जल्द, ये वादा करो। रेहान ने इसे कंधों से छोड़कर इसके सामने अपना हाथ फैलाया और मीरा हुनक बनी कभी इसे और कभी उसके पहले हाथ को देख रही थी। वो जैसे हकीकत से इतने सालों से मुंह मोड़ रही थी। रेहान चंद पल में ही इस हकीकत को इसके सामने ले आया था। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं आया, और भी बहुत से लोग हैं जो मुझे अजीज़ हैं। बहुत से लोगों की उम्मीदें मुझसे जुड़ी हैं। मैं इनकी उम्मीदों को टूटते हुए नहीं देख सकता, लेकिन मेरा वादा है अलमीरा उस्मान, तुम्हारी मर्ज़ी के बिना कुछ भी नहीं होगा। और मीरा को हैरत हो रही थी कि सामने खड़ा हर वक्त गैर संजीदा रहने वाला शख्स इतना संजीदा भी हो सकता था। इसके सारे अल्फाज जैसे दम तोड़ गए थे। वो बिना कुछ कहे पलटी और दरवाज़ा खुलकर तेज़ी से बाहर निकल गई। पीछे रेहान एक गहरी सांस लेकर रह गया था। इसका दिल बुझ सा गया था। सेठ सरमद की हवेली एक बार फिर से सजी थी। हवेली में मौजूदा सभी लोग बहुत खुश नजर आ रहे थे, और इससे भी ज़्यादा हैरान दादू तो बार बार दुआएं मांग रही, कहीं मीरा बदल ना जाए। इन सब की हैरत की इंतहा नहीं रही थी जब मीरा ने बिना किसी बहस के रेहान से मंगनी करने की हामी भर ली थी। और रेहान, वो तो बेहोश होते होते बचा था। इसे उम्मीद नहीं थी कि वो मान जाएगी, लेकिन हिलाफे तवक्का वो मान गई। सब बहुत खुश थे। तुम्हें पता है मीरा, रेहान भाई बहुत खुश थे, और दादू, इनका तो बस पूछो ही ना, जाने कितनी बार इन्होंने शुक्राने के नफल अदा किए हैं। सिला ने मीरा को दुपट्टा सेट करते हुए कहा। वो खुद बहुत पुरजोश नजर आ रही थी, अलबत्ता मीरा खामोश थी, पुरसुकून सी। सबको खुश देखकर इससे सुकून मिल रहा था। इसे तैयार करने के बाद सिला ने एक भरपूर नज़र इस पर डाली और मुस्कुरा दी। बहुत प्यारी लग रही हूँ माशाल्लाह, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। सिला इसे गले से लगाया तो मीरा मुस्कुरा दी। अरे लड़कियों, और कितना टाइम लगेगा, सब नीचे इंतज़ार कर रहे हैं। शमसा भाभी, जो कि सिला के भाई अहमर की बीवी थी, उन्होंने कमरे में दाखिल होते हुए कहा। बस आ रहे हैं भाभी, देखें कैसी लग रही है अलमीरा उस्मान। सिला ने शमसा भाभी की तरफ देखते हुए पूछा। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए। अब चलो फटाफट, बहुत देर हो गई है पहले ही। शमसा भाभी के कहने पर वो दोनों मीरा को लिए आगे बढ़ गई। सब नीचे इनका इंतज़ार कर रहे थे। हनी को लग रहा जैसे वो जन्नत की किसी वादी में आ गई है। खूबसूरत शफाफ बहती नदी, जिसके अंदर रंग बिरंगी मछलियाँ तैर रही थी। वो इस नदी के किनारे पर पड़े बड़े बड़े से पत्थर पर बैठी थी। इसे समझ नहीं आ रहा था कि ये ख्वाब है या हकीकत। अगर यह ख्वाब था तो बहुत ही खूबसूरत ख्वाब था। चारों तरफ रंग बिरंगे फूल और हरियाली। वो नेचर से बहुत करीब थी, लेकिन इंग्लैंड जैसे बड़ी बड़ी इमारतों वाले मुल्क में ऐसी जगह की तवक्का नहीं थी। वो हैरत से नदी के शिफाफ पानी को देख रही थी, जिससे नदी की तह में पड़ी हर चीज़ नजर आ रही थी। अचानक इसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। इसने पीछे मुड़कर देखा तो इससे कुछ फासले पर एक बड़े से दूसरे पत्थर पर वो बैठा था। कौन था वो खुद नहीं जानती थी। इसके देखने पर वो मुस्कुरा दिया। कैसा लगा ये सब? इस लड़के ने मुस्कुराकर थम सी आवाज़ में पूछा। वही आवाज़, वही लहजा जिससे इसे हनी बुलाया जाता था। कौन हो तुम? हनी को पहली दफ़ा सामने बैठे शख्स से खौफ महसूस हुआ। मेरा नाम पूछ रही हो? या वो बात अधूरी छोड़कर फिर से मुस्कुराया। नाम, वो बस इतना ही कह पाई। मेरा पूरा नाम मीर हाजिम है। लेकिन तुम हो कौन? वो हैरान हुई। इसे वो शख्स बहुत ही पुरअसरार लगा था। अभी इतना ही काफ़ी है, वो कहकर उठा और एक तरफ को चलने लगा। रुको, हनी इसके पीछे भागी। वो फूलों की वादी थी, बहुत बड़े बड़े फूल। हनी तो हैरत से इन फूलों को देख रही थी, जो इससे ज़मीन के नहीं लग रहे थे। वो सब कुछ भूल कर फूलों की तरफ बढ़ी और एक फूल तोड़ लिया, बिना कुछ सोचे समझे। ये तुमने क्या किया? जैसे ही हनी ने फूल तोड़ा, हाजिम को झटका लगा और वो इसकी तरफ बढ़ा। जैसे ही वो इसके करीब आया, हनी की आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया और इसके बाद वो फिर बेहोशी की दुनिया में चली गई। वो दोनों स्टेज पर बैठे थे। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही मुकम्मल लग रहे थे। रेहान बहुत खुश नज़र आ रहा था, जबकि मीरा खामोश थी। वो खुश नहीं थी, ना तो नाखुश भी नहीं थी। शुक्रिया, रेहान ने इसकी तरफ झुकते हुए कहा। पता है हम दोनों में से कौन ज़्यादा प्यारा लग रहा है? रेहान की बात पर मीरा ने चौंक कर इसे देखा। ऑफ कोर्स मैं। वो खुले दिल से मुस्कुराया। तुम खुद देख लो, यहाँ पर मौजूद काफ़ी लड़कियाँ मुझे घूर घूर कर देख रही हैं। मीरा की हैरत से देखने पर रेहान ने मासूमियत से कहा,
और मीरा हैरान थी कि इस शख्स का असली रूप कौन सा था। वो जो 2 दिन पहले नज़र आया था, इंतहाई संजीदा, या फिर वो जिसमें वो हर वक्त रहता था, इंतहाई गैर संजीदा। अलमीरा की इसी हैरत में घुम छोड़कर वो अंगूठी पहनाकर इसे खुद से मंसूब कर चुका था। स्याह हवेली में फिर से बोंचाल आया हुआ था। हवेली के ऊंचे मुनार पर बैठा वो उल्लू गौर से इन चीखों को सुन रहा था, जैसे इससे कुछ कहा जा रहा हो, कोई हुक्म दिया जा रहा हो। थोड़ी ही देर बाद वो उल्लू फड़फड़ाता हुआ उड़ गया। मुझे बाहर निकालो, चीखों का सिलसिला फिर से शुरू हो गया था। हनी जब आंख खुली तो वो अपने बिस्तर पर पड़ी थी। एक झटके से वो उठ बैठी। इसे समझ नहीं आ रहा था वो सो कैसे गई थी। वो तो खिड़की में खड़ी थी जब इसे वो नज़र आया था। और फिर क्या वो ख्वाब था जो इसने देखा, या हकीकत? हाँ, वो ख्वाब था। वो बड़बड़ाते हुए उठने लगी थी कि दाएं तरफ रखे फूलों को देखकर चौंक गई। वो वही फूल थे जो इसने तोड़े थे इस अजीबोगरीब दुनिया से। फूल देखकर इसका छोटा सा दिमाग चकरा गया। वह समझ नहीं पा रही थी कि इसके साथ क्या हो रहा है। 15 साल की वो लड़की जितना अपने दिमाग पर जोर डालती थी, इतना ही उसका जहन उलझ जाता था। तो क्या कहानी सुनाई तुम्हारी मिस वंडर ने इस वाक़ये को लेकर? दानिश ने दाऊद से पूछा, जो खाने में मगन था। जो भी सुनाई हो तुमसे मतलब, तुम क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहे हो? दाऊद ने सुकून से जवाब दिया। अलबत्ता इसका दिया गया जवाब दानिश को जलाने के लिए काफ़ी था। भाई, मैं क्यों लूँगा दिलचस्पी? मुझे क्या ज़रूरत है? मैं तो जनरली पूछ रहा हूँ, दानिश ने तब कर जवाब दिया। हाँ तो ठीक है, जब दिलचस्पी नहीं तो पूछो भी मत। और वैसे भी तुमसे ज़्यादा जनरल कौन जानता है? दाऊद ने तंज किया, जबकि नाइमा, दाऊद की बहन, हैरत से दोनों की बातें सुन रही थी। बाहर में जाओ तुम और तुम्हारी मिस वंडर, दानिश ने जलकर कहा और अपने खाने की तरफ मुतवज्जा हो गया। ये क्या हो रहा है, कोई मुझे बताएगा? और ये मिस वंडर कौन है? नाइमा ने दोनों को यूँ लड़ते देखा तो पूछा। पूछ लो मेजर दानिश से कि कौन है मिस वंडर, दाऊद कहता डाइनिंग टेबल से उठ गया। दानिश भाई आप बताएं, वैसे तो आप दोनों लड़ते रहते हैं, लेकिन किसी लड़की को लेकर पहली दफ़ा लड़ रहे हैं। कौन है ये मिस वंडर? नाइमा ने अपना रुख दानिश की तरफ करते हुए कहा। है एक बेवकूफ़ लड़की जो खुद को पता नहीं क्या समझती है, और दाऊद का दिमाग ख़राब हो गया इसे लेकर। अस्तगफिरुल्लाह। ओ भाई, क्यों ऐसी बातें करके मलीहा, दाऊद की फियांसे से मेरी मंगनी तोड़वाने के चक्कर में हो? नाइमा, ऐसा कुछ भी नहीं है। दाऊद ने दानिश की बात काट कर अपनी सफाई दी, और दानिश के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। मलीहा, वो ज़ेरे लब बड़बड़ाया। एक वही थी जिसकी धमकी देकर दाऊद से कुछ भी उगलवाया जा सकता था, और अब वो यही करने वाला था। मीरा बेड पर लेटी लैंप की मदम रोशनी में एक किताब पढ़ने में मगन थी। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि इसे एक अजीब फड़फड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी। मीरा ने नज़रअंदाज करने के बाद दोबारा से अपना जहन किताब की तरफ लगा दिया। कुछ देर बाद फिर वही आवाज़ सुनाई दी। अब की बार वो उठकर बैठ गई और विंडो को देखने लगी जहाँ से आवाज़ आ रही थी। न जाने क्यों इसे अजीब सा डर का एहसास हुआ। देखते ही देखते एक बड़ा सा उल्लू खुली खिड़की से अंदर दाखिल हुआ और गोली की रफ्तार में से उड़ता हुआ मीरा पर आ चिपटा। मीरा ने एक खौफनाक चीख मारी और इसके साथ ही इसकी आंख खुल गई। कितने ही पल लगे थे इसे अपने हवास बहाल करने में। वो बेड पर बैठी सामने खुली खिड़की को देख रही थी। वो खौफनाक परिंदा वहीं से दाखिल हुआ था। एक वो झटके से उठी और आगे बढ़कर खिड़की को बंद किया। इसका नाजुक सा दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। इस कमरे में घबराहट हो रही थी। वो धड़कते दिल के साथ बेड की तरफ बढ़ी। इसे समझ नहीं आ रही थी कि ये सब इसके साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, लेकिन जो भी हो रहा था इसे लग रहा था कि वो ठीक नहीं है। मीरा ने बेड पर लेटने के बाद कंबल ऊपर लिया और खुद को जो अनदेखी चीज़ों से छुपाना चाहा। इसे लग रहा था जैसे वो खौफनाक परिंदा भी कमरे में दाखिल होगा और इसे चिपट पड़ेगा। या अल्लाह, मेरी मदद करें। बेख्तियार ही अल्फाज इसके मुंह से फिसले थे और कुछ देर बाद वो पुरसुकून होती चली गई। नींद थी कि इस पर मेहरबान हो चुकी थी। इससे पूछो मलीहा कि इसका इस लड़की से क्या ताल्लुक़ है, दानिश ने अपने सामने बैठी मलीहा से कहा, जबकि दाऊद खा जाने वाली नज़रों से दानिश को घूर रहा था। इसे मत घूरो, मुझे बताओ क्या चक्कर है। मलीहा ने दाऊद की जानिब घूरते हुए पाया तो कहा, ऐसा कुछ नहीं है मलीहा, वो बहुत अच्छी लड़की है। दाऊद ने जलते दिल से सफाई दी। इसे अपने सामने बैठे मेजर दानिश तैमूर पर इंतहा का गुस्सा आया हुआ था। इसका बस नहीं चल रहा था कि वो टेबल पर पड़ी प्लेट उठाकर दानिश के सर पर दे मारे। अच्छा, वो अच्छी है और मैं क्या हूँ? मलीहा ने तंजन पूछा, जबकि दानिश तैमूर सुकून से चाय की चुस्कियाँ ले रहा था। लबों पर बिखरने वाली धीमी मुस्कुराहट को इसने मुश्किल से छुपा रखा था। ओहो यार, अब मैं तुम्हें क्या सफाई दूँ?
अपनी तुम खुद ही बताओ अगर मुझ पर यकीन नहीं है तो। दाऊद ने उकताए हुए लहजे में जवाब दिया। ठीक है, हमें यकीन आ जाएगा अगर तुम हमें सब कुछ सच सच बता दो कि तुम इससे कितनी बार और क्यों मिले हो और वो लड़की कौन है। मलिहा ने चाय का कप उठाते हुए कहा। मैं ठीक कह रही हूँ ना दानिश भाई? वो दानिश की तरफ देखकर बोली। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हो भाई। हक है तुम्हारा ये जानना कि तुम्हारा होने वाला शोहर क्या करता फिरता है, और अगर दाऊद सब सच बता दे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मलिहा, मुझे अपने भाई पर पूरा भरोसा है। ये ऐसा वैसा काम नहीं करेगा। मुझे लगता है वो लड़की बस इसकी अच्छी दोस्त है। क्यों दाऊद? ठीक कहा ना मैंने? और दानिश की बात सुनकर दाऊद का दिल किया कि वो प्लेट उठाकर दानिश की नहीं बल्कि अपने ही सर पर मार ले। वो पछता रहा था कि इसने मेजर दानिश तैमूर से पंगा क्यों लिया, और इसने पंगा लिया ही कब था। वो तो बस इसे अपनी इस मिस वंडर के बारे में नहीं बताना चाहता था। बताता हूँ, दाऊद ने फाड़ खाने वाले अंदाज में कहा, और फिर अगले मिनट में वो मिस वंडर के बारे में जितना जानता था सब दानिश को बता दिया। अलबत्ता मलिहा अपने फ़ोन में मसरूफ़ थी। इसे दाऊद पर पूरा भरोसा था। वो तो सिर्फ दानिश के कहने पर वहाँ आई थी, और दानिश मुस्कुराहट छिपाए संजीदा तासुरात लिए जले कटे लहजे में बोलते दाऊद को सुन रहा था। ओके, मैं चलती हूँ, मम्मा की कॉल है। अच्छा दाऊद, सॉरी अगर बुरा लगा, लेकिन मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। शाम को मिलते हैं। मलिहा उठते हुए मुस्कुराई, और दाऊद को समझ नहीं आया कि वो इन लोगों को क्या करे जो इसके बहुत अपने थे लेकिन सलूक दुश्मनों वाला करते थे। वो दोनों को बाय कहती रेस्टोरेंट से बाहर निकल गई थी, और इसके जाने के बाद दाऊद की शक्ल देखकर दानिश का जब्त जब्त किया हुआ कहका एकदम बुलंद हुआ। बाहर में जाओ तुम। दाऊद जले कटे लहजे में दानिश से कहता उठ खड़ा हुआ। मेरी बात तो सुनो दाऊद। दानिश इसके पीछे भागा। वापस जाओ, बिल अदा करो पहले, बाद में मेरे मुंह लगना, दाऊद ने एकदम रुकते हुए कहा, और दानिश सर पर हाथ मारता वेटर की तरफ बढ़ गया। कुछ ही देर गुजरी थी कि मीरा के कमरे का दरवाज़ा खुला और आमना बेगम, अलमीरा की अम्मी, अंदर आई। वो अलमीरा की मंगनी पर इंडिया आई थी। अलमीरा को गहरी नींद में सोते देखकर इन्हें थोड़ा सुकून मिला। जाने क्यों इनका दिल कर रहा था कि वो जाकर मीरा को देखें। अल्लाह मेरी बच्ची को हमेशा खुश रखे। अलमीरा के पास बैठते हुए उन्होंने इसकी पेशानी पर प्यार किया और दुआ की। बहुत अरसे बाद उन्होंने मीरा के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी थी, जो रेहान की बातों की वजह से उभरी थी। वो रेहान की बहुत शुक्रगुजार थी कि वो इसकी बेटी को दोबारा ज़िंदगी की तरफ ला रहा था। फजर के अजान तक वो मीरा के पास ही बैठी रही और फिर उठकर खामोशी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। सेठ सरमद की पूरी फैमिली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर खड़ी थी। सिला और मीरा दोनों इंग्लैंड जा रही थी। घर के सभी अफराद इन्हें सी ऑफ करने आए थे। पता नहीं ये रेहान भाई कहाँ रह गए। फ्लाइट में बस 15 मिनट ही बाकी हैं। सिला इंग्लैंड जाने के लिए कुछ ज़्यादा ही पुरजोश थी। ध्यान से रहना और अपना बहुत सा ख्याल रखना। आमना बेगम नम होती आंखों से अपनी बेटी को नसीहतें कर रही थी। मीरा की भी आंखें भीग गई थीं। इसने आगे बढ़कर आमना बेगम को गले लगाया। हेलो लेडीज़। ओहो, यहाँ तो बहुत ही इमोशनल सीन चल रहा है। अचानक ही रेहान की आवाज़ गूंजी। मीरा ने पलट कर देखा तो वो खूबसूरत सा बुके लिए इसे ही देख रहा था। कैसी हैं आप मदर इन लॉ? वो आमना बेगम की तरफ बढ़ा। ये खूबसूरत से फूल आपके लिए। रेहान ने बुके आमना बेगम की तरफ बढ़ाया। वो हैरान सी इसे देख रही थी। ऐसे क्या देख रही हैं? ये फूल आपके लिए ही हैं। आपकी बेटी को तो इनकी ज़रूरत ही नहीं। रेहान ने इनके हैरान होने पर जवाब दिया, जबकि मीरा के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी। वो ऐसा ही था। क्यों? मेरी बेटी को ज़रूरत क्यों नहीं इनकी? आमना बेगम ने अजनबे से पूछा। वो खुद फूलों जैसी है मदर इन लॉ, रेहान ने आहिस्ता से आमना बेगम से कहा, और वो मुस्कुरा दी। अलबत्ता मीरा सुन नहीं पाई थी कि इसने क्या कहा। आंटी, बात सुने। दूर खड़ी सिला ने आमना बेगम को पुकारा और फिर इशारे से इन्हें कुछ समझाया। ओह अच्छा। वो समझते हुए इनकी तरफ बढ़ गई। पीछे वो दोनों रह गए थे, रेहान और अलमीरा। कैसी हो? वो अब मीरा की तरफ मुतवज्जा हो चुका था। ठीक हूँ, मीरा ने दो लफ्जी जवाब दिया। वो फूल बाकी आंटी के लिए थे, लेकिन इन्हीं की वजह से आज तुम मेरी ज़िंदगी में हो। अलबत्ता तुम्हारे लिए मैं कुछ लाया हूँ। रेहान ने जैकेट की जेबों में हाथ डालते हुए कहा, और फिर एक महमूली सी डिब्बिया बाहर निकाली। खूबसूरत सी नाजुक रेस्ट वॉच। मीरा ने उलझन भरी निगाहों से रेहान की तरफ देखा। जब भी तुम वक्त देखोगी तो मेरे रेहान याद आएगा। रेहान ने कहते हुए वो वॉच इसे पहनाई। और हमेशा रेहान ही याद आएगा। ये रेहान का वादा है। जाने इस शख्स को खुद पर इतना भरोसा क्यों है, मीरा ने दिल में सोचा। मैं बहुत जल्द इंग्लैंड आऊँगा। ये नहीं कहूँगा कि अपना ख्याल रखना, बस इतना कहूँगा कि मेरी अलमीरा का बहुत सा ध्यान रखना। अलमीरा मेरी है
और इसका ख्याल रखना तुम पर फ़र्ज़ है, वो मीरा की निगाहों में देखते हुए कह रहा था। इसकी आंखों में लफ्ज़ों की शिद्दत को महसूस करती हुई मीरा निगाहें झुका गई थी, जबकि रेहान हल्के से मुस्कुरा दिया। दूर कहीं धुंध में लिपटी किस्मत खड़ी नाम आंखें लिए इन्हें देख रही थी। क्या रेहान की मोहब्बत जीत पाएगी? किस्मत ने तकदीर से सवाल किया, और वक्त खामोश रहा। एक किस्सा उड़ते पत्तों का जो सब्ज रातों में खाक हुए, एक नोहा शहद के छत्तों का जो फसल गुल में राख हुए, कुछ बातें ऐसी रिश्तों की जो बीच नगर में टूट गई, कुछ यादें ऐसे हाथों की जो बीच भंवर में छूट गई। तुम दश्ते तल में ठहर गए, हम करगिया जां के पास गए, ये बाजी जान की बाजी है, तुम जीत गए हम हार गए। वो कुछ ज़रूरी शॉपिंग के लिए मार्केट आई थी और अब तेज़ी से वापसी के लिए कदम बढ़ा रही थी कि अचानक दाईं तरफ से आती लड़की से टकरा गई। सॉरी, मुझे नहीं पता चला, इस लड़की ने माजरत की। इट्स ओके। हाइना ने झुककर नीचे गिरा बैग उठाया और साथ ही लड़की का मोबाइल भी, जो टकराव के बायस नीचे गिर गया था। जैसे ही इसने मोबाइल को छुआ, इसे एक झटका लगा। हेलो नाइमा, कहाँ हो तुम? मैं पार्किंग में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। मोबाइल से आवाज़ उभर रही थी। हाइना गिलानी ने फटी फटी नज़रों से मोबाइल और फिर इस प्यारी सी लड़की को देखा जो इसे ही देख रही थी। फिर इस लड़की ने हाथ बढ़ाकर अपना मोबाइल लिया और आगे बढ़ गई। चंद ही सेकंड बाद मिस वंडर को एक झटका लगा और वो इस लड़की के पीछे भागी। एक्सक्यूज़ मी, बात सुने प्लीज़, वो इसे पुकार रही थी। जी। वो रुकी जबकि चेहरे पर उलझन फैली थी। आपका नाम? नाइमा, सामने खड़ी लड़की ने उलझते हुए जवाब दिया। आप प्लीज़ जिस रास्ते से घर जा रही हैं, इससे मत जाएं, मिस वंडर ने सामने खड़ी लड़की से कहा, जो हैरानगी से इसे देख रही थी। प्लीज़ नाइमा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मिस वंडर ने नाइमा की मिन्नत की। हेलो नाइमा, तुम सुन रही हो ना? बाहर टैक्सी खड़ी है, इसमें बैठ जाना। मुझे अर्जेंट काम है, मैं जा रहा हूँ। मोबाइल फ़ोन से आवाज़ उभर रही थी। जी दानिश भाई, आप जाएं, मैं मैनेज कर लूँगी, नाइमा ने जवाब दिया। आप कौन हैं? नाइमा ने मिस वंडर से पूछा। मुझे छोड़ें, प्लीज़, आप इस टैक्सी में घर नहीं जाएंगी, आपकी जान को खतरा है। नाइमा को लगा कि वो लड़की पागल है जो इस तरह की बातें कर रही है। प्लीज़, मिस वंडर ने जैसे मिन्नत की। नाइमा बस इतना ही कह पाई। वो लेट हो रही थी इसलिए उलझे उलझे से अंदाज में बाहर की जानिब बढ़ गई। शाम 6:30 बजे एक टैक्सी हादसे का शिकार हो गई। टैक्सी में मौजूद ड्राइवर और एक लड़की जो कि पैसेंजर थी, दोनों मौका पर जा बहक हो गए। लैपटॉप के कीबोर्ड पर तेज़ी से चलती उंगलियां अचानक कांपी। मेजर दानिश तैमूर ने झटके से टीवी की तरफ देखा, जिसमें न्यूज़ चल रही थी। ये तो वही टैक्सी है जिसमें नाइमा घर गई थी। मेजर दानिश बड़बड़ाते हुए अपनी सीट से उठा। इसने टैक्सी का नंबर देख लिया था। अब वो नाइमा को कॉल कर रहा था जिसका नंबर बन जा रहा था। शिट, वो चिल्लाया और बाहर की तरफ बढ़ गया। एक बेचैनी सी इसकी रगों पे में सरायत कर गई थी। इसकी वाहिद फैमिली दाऊद और नाइमा ही थे। दोनों से बहन भाई वाला रिश्ता था। 5 मिनट के अंदर वो साइट पर पहुंच चुका था जहां दाऊद पहले ही टीम के साथ मौजूद था। दाऊद, सब ठीक है ना? दानिश ने बेचैनी से दाऊद से पूछा। दोनों मौका पर दम तोड़ गए। दाऊद ने मिस्र वफाना अंदाज में जवाब दिया। वो नाइमा किधर है? एक पुलिस ऑफिसर होने के बावजूद भी दानिश के हवास जैसे काम नहीं कर रहे थे। क्या हुआ नाइमा को? दाऊद ने चौंक कर पूछा। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ दाऊद, जो लड़की मरी है वो कौन है? दानिश एकदम चिल्लाया। पता नहीं अभी, कोई वनीसा नाम की लड़की थी, अब नहीं रही, और नाइमा तो घर है, कुछ देर पहले मैंने इसे घर ड्रॉप किया था। दाऊद की बात सुनकर दानिश ने शुक्र किया, इसका अटका सांस बहाल हुआ था। वो दरअसल मैंने इसे इस टैक्सी में घर जाने का कहा था, अगर इसे कुछ हो जाता तो। दानिश की आंखों में नमी चमकी। जानता हूँ, शुक्रिया अदा करो जाकर इस लड़की का जिसे तुम ड्रामा कहते हो। अगर आज वो ना होती तो नाइमा ना होती। दाऊद के लहजे में जाने क्या था। दानिश चौंक सा गया। किसकी बात कर रहे हो तुम दाऊद? दानिश ने ना समझने वाले अंदाज में पूछा। वही, हाइना गिलानी, मिस वंडर, दाऊद ने स्पार्ट से लहजे में जवाब दिया और दानिश हैरान और परेशान सा रह गया। गाड़ी एक बड़े से गेट के सामने जाकर रुकी थी। एक बड़ा सा महल जो अपनी मिसाल आप था, पूरी शान शौकत से खड़ा था। वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल जीनियापी, सिला ने गाड़ी से उतरने के बाद महल को देखते हुए कहा। महल के बाहर एक खामोशी से केयर टेकर जीनियापी इस महल सी छाई थी। ये जितना बाहर से खूबसूरत दिखता था, अंदर से उससे भी ज़्यादा कमाल है, जीनियापी ने जवाब दिया।
ऐसा कैसे हो सकता है? मीरा बड़बड़ाई। क्या मतलब मीरा? किस बारे में बात कर रही हो? जीनिया आपी ने मीरा से पूछा, जो खोए खोए से अंदाज में महल को देख रही थी। इतना खूबसूरत महल, इतना खामोश और इतना उदास कैसे हो सकता है? वो किसी ट्रांस के ज़रिए असर बोल रही थी। इसकी नज़रें मीनारों वाले आलीशान महल पर जमी थी, जिसकी तामीर स्याह पत्थरों से की गई थी। बिल्कुल भी खामोश नहीं है यहाँ पर मीरा। इनफैक्ट एक फ़िल्म की शूटिंग चल रही है आजकल। वो लोग शूटिंग के लिए बाहर गए हुए हैं। तुम देखना रात को यहाँ पर कितनी रौनक होगी। सीनिया आपी ने गाड़ी से सामान निकालते हुए कहा और फिर आगे बढ़कर गेट खोला। जाने ये गार्ड कहाँ चला गया है। इसे पता भी था कि हम जल्दी आ जाएंगे, फिर भी गेट पर मौजूद नहीं। तुम लोग अंदर चलो, मैं किसी से कहकर सामान अंदर रखवाती हूँ, सीनिया आपी ने गाड़ी में बैठते हुए कहा और फिर फराटे बरती इसे अंदर ले गई। गाड़ी पार्क करने के बाद वो वापस आई थी। इसे हैरत हुई थी कि मीरा अभी तक वही खड़ी थी, एक बुत बनी, महल को तकती हुई। अलमीरा, क्या हो गया है तुम्हें? अंदर आ जाओ। जीनिया आपी ने इसे आवाज़ दी और मीरा जैसे किसी तलस्सुम से चौंक कर बाहर निकली और फिर वो सर झटक कर महल का गेट पार कर गई, जहाँ वसी और अरीज लॉन इसका इंतज़ार कर रहा था। नहीं दानिश भाई, मैं तो इसी टैक्सी में घर आने वाली थी कि अचानक वो लड़की जिससे मैं टकराई थी मेरे पीछे आ गई और मुझे कहने लगी कि इस टैक्सी में घर मत जाना। नाइमा घबराई घबराई सी अपने सामने बैठे दानिश को बता रही थी। क्या कहा था इस लड़की ने तुम्हें? मेजर दानिश तैमूर के चेहरे पर भला की संजीदगी छाई हुई थी। यही कि तुम्हारी जान को खतरा है, अपना रास्ता बदल लो, वगैरह वगैरह। इतना सुनने के बाद दानिश एक झटके से उठा और कमरे से बाहर चला गया। क्या कुछ गलत हुआ है? वो अब दाऊद से पूछ रही थी। नहीं, अल्लाह का शुक्र है बचत हो गई है। तुमने अच्छा किया जो मुझे फ़ोन करके बता दिया और मैं तुम्हें ले आया। अब सो जाओ, शाबाश, सुबह बात होगी। दाऊद भी इसे तसल्ली देकर चला गया, जबकि पीछे नाइमा मिस वंडा के बारे में सोच रही थी और दानिश, ऑफिसर दानिश तैमूर, वो फुल स्पीड से गाड़ी चलाता मिस वंडा के घर की तरफ जा रहा था। इसके चेहरे के सर्दोजामद तासुरात से कोई भी इसके दिमाग में चलने वाली सोच का पता नहीं लगा सकता था। और दानिश, ऑफिसर दानिश तैमूर, वो फुल स्पीड से गाड़ी चलाता मिस वंडर के घर की तरफ जा रहा था। इस चेहरे के सर्दोजामद तासुरात से कोई भी इसके दिमाग में चलने वाली सोच का पता नहीं लगा सकता था। कुछ ही देर बाद वो मिस वंडर के अपार्टमेंट के सामने खड़ा था। 5वें फ्लोर पर मौजूदा वो अपार्टमेंट जाने अपने अंदर कैसी खासियत रखता था कि मेजर दानिश को आज फिर यहाँ आकर अजीब सा महसूस हो रहा था। एक गहरी सांस खारिज करने के बाद वो बिल्डिंग की तरफ बढ़ गया। मीरा और सिला दोनों ही सफ़र के बाद थकी हुई थी, इसीलिए मीरा आते ही सो गई थी। अलबत्ता सिला ने काफ़ी हद तक महल का जायज़ा लिया था। दीवारों पर लगी खूबसूरत बेशकीमती तस्वीरें, जानवरों के सर, सीढ़ियों पर रखी गई बेशकीमती मूर्तियाँ, महल की हर चीज़ सराहे जाने के काबिल थी। मीरा गहरी नींद में थी कि अचानक वो एक तेज़ सी आवाज़ पर झटके से उठ बैठी। उठने के बाद मीरा ने आसपास देखा तो कुछ भी नहीं था, अलबत्ता कमरे की खिड़की खुली हुई थी और इसका पट ज़ोर-ज़ोर से हिल रहा था और लगता है बाहर बहुत तेज़ हवा चल रही है। मीरा ने सोचते हुए उठी और खिड़की की तरफ बढ़ी। बाहर शाम ने अपनी सुनहरी पर फैलाए और लंदन में एक फसोहेज़ वक्त ने करवट ली। खिड़की का पट बंद करते हुए मीरा की नज़र बाहर की तरफ उठी और इसका हाथ वहीं रुक गया। वो एक बाग था, बहुत बड़ा बाग, जो अब सर्दी की शिद्दत के बायस उजड़ा-उजड़ा सा लग रहा था। पौधों के सारे पत्ते झड़ चुके थे और वहाँ काफ़ी खामोशी छाई थी। मीरा जाने किस ट्रांस के ज़रिए से इसे देखती रही। वो बाग को देखने में इतना मगन थी कि इसने गौर ही नहीं किया कि बाहर हवा नहीं चल रही। इस महल में इतनी उदासी, इतनी खामोशी क्यों है? वो हल्का सा बड़बड़ाई और फिर खिड़की बंद करने के बाद वो बेड के एक तरफ बड़ी शॉल उठाते हुए बाहर की तरफ बढ़ी। अचानक इसकी नज़र दरवाजे के पास रखे टेबल पर पड़ी, जिस पर वो नाजुक सी रिस्ट वॉच जगमगा रही थी। वो इसे रेहान ने आते हुए दी थी और इसने जहाज़ में ही उतार दी थी। जब भी तुम वक्त देखोगी तुम्हें रेहान याद आएगा। रेहान के जुमले इसके जहन में गूंजे, लेकिन जाने क्यों वो वॉच उठाए बिना ही बाहर निकल गई। दरवाजे पर बेल मुसलसल जारी थी। ऐसा लगता था जैसे कोई बेल पर हाथ रखकर दोबारा उठाना भूल गया है। क्या मुसीबत है? मिस वंडर झुंझलाते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ी। जैसे इसने दरवाज़ा खोला वो हैरान रह गई। सख्त से अल्फाज जो वो सुनाने वाली थी वो इसके मुंह में ही रह गए थे। आप? वो सामने खड़े ऑफिसर दानिश तैमूर को देखकर परेशान सी हो गई थी। हेलो मिस वंडर। ओह आई मीन हेलो मिस गिलानी, हाउ आर यू?
वो शस्ता से लहजे में पूछ रहा था। हैरियत, मिस वंडर ने उल्टा सवाल किया। यस, एक्चुअली मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ या फिर आप नीचे आ जाएं? दानिश ने बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर बने रेस्टोरेंट की तरफ इशारा किया। ओके, मैं आती हूँ, 2 मिनट में आती हूँ। वो अपनी हैरत को छुपाती दरवाज़ा बंद कर चुकी थी, जबकि दानिश धीरे से मुस्कुरा दिया। इसे पता था कि मिस वंडर इसे कभी अपने घर में घुसने नहीं देगी। मीरा, उठ जाओ यार, और कितना सोओगी? सिला दरवाज़ा खोलते हुए चिल्लाई ताकि मीरा सुन ले। लेकिन जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुई तो हैरान रह गई, क्योंकि मीरा का बेड खाली था। हाँ, ये कहाँ चली गई? सिला बड़बड़ाई थी, बाहर देखती हुई ज़रूर आवारागर्दी कर रही होगी। वो कहती हुई कमरे से बाहर निकल गई। वो हमेशा की तरह ओवरकोट पहने और दोनों हाथों को कोट की जेबों में डाले इसके सामने बैठी थी। सवालिया नज़रें दानिश तैमूर पर जमी थी। रेस्टोरेंट में काफ़ी रौनक लगी थी। लोग खुशखपियों में मसरूफ़ नज़र आ रहे थे। जी बोलें, क्या बात करनी है आपने? काफ़ी देर तक जब वो कुछ न बोला तो मिस वंडर ने खुद ही पूछ लिया। जी, वो सीधा हुआ और कुछ कहना शुरू किया। मैं नहीं जानता कि इन सब वाक़यात के पीछे क्या वजह है। आज जो हादसा हुआ है इसका आपसे क्या ताल्लुक़ है? लेकिन मैं यहाँ आपका शुक्रिया अदा करने आया हूँ, नाइमा की जान बचाने के लिए। आप यहाँ सिर्फ ये कहने आए हैं? ये बात आप फ़ोन पर भी कह सकते थे ना? मिस वंडर हैरान हुई। यस, कह सकता था, लेकिन नाइमा और दाऊद में मेरी जान बसती है। वो दोनों मुझे बहुत अजीज़ हैं और इनकी जान बचाने वाले शख्स को शुक्रिया अदा करना मैं दूसरी दुनिया में भी जा सकता हूँ। दानिश ने संजीदा लहजे में जवाब दिया। इट्स ओके ऑफिसर साहब, इसकी ज़रूरत नहीं थी। ये मेरा फ़र्ज़ था। मुझे जो ठीक लगा वो मैंने किया। दाऊद बहुत अच्छे इंसान हैं और नाइमा इनकी बहन है। इन्हें सेव करने के लिए मुझे जो भी करना पड़ता मैं करती। वो धीरे से मुस्कुराई। दानिश तैमूर पहली बार ठटका। वो खूबसूरत थी, शायद बहुत नहीं, लेकिन सोगवार सा हुस्न। वो मुस्कुराई थी तो आंखों में नमी सी चमकी थी। मुझे एक बहुत ज़रूरी काम है, मैं चलती हूँ। सामने पड़े ठंडे हो चुके कॉफ़ी के कप को, जिसे इसने छुआ भी ना था, ऐसे ही छोड़कर वो एकदम खड़ी हुई। एक बात पूछूं मिस वंडर? दानिश तैमूर की आवाज़ पर वो पलटी। आंखों में उलझन नुमायां थी। आप अपने हाथ हमेशा कोट की जेबों में क्यों रखती हैं? क्या कोई खास वजह है? दानिश के सादे से सवाल पर मिस वंडर का चेहरे का रंग एकदम उड़ा था। मेरी मजबूरी है ऑफिसर साहब, आप नहीं समझेंगे। वो मुस्कुराकर कहती लिफ्ट की तरफ बढ़ गई थी, जबकि रेस्टोरेंट में पहले शोर के दरमियान वो बैठा रह गया था। जाने मीरा को इस बाग में ऐसा क्या नज़र आ रहा था कि वो पिछले आधे घंटे से इसी में घूम रही थी। कुछ चुभता हुआ, कुछ खोता हुआ वो महसूस कर रही थी, लेकिन इसकी समझ से बाहर था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सिला की आवाज़ पर वो उछली। डरा दिया तुमने मुझे, मीरा ने इसे घूरते हुए कहा। बताओ ना, यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ आई हूँ। सिला चिड़ी हुई थी। ऐसे ही मेरा दिल किया यहाँ आने को, इसीलिए आ गई, मीरा ने खोते हुए लहजे में जवाब दिया। मीरा, यहाँ इतनी ठंड है, जीनी आपी तुम्हें बुला रही हैं खाने पर। जल्दी चलो, सिला ने इसे बाजू से खींचा और मीरा ना चाहते हुए भी इसके साथ चली गई, लेकिन वो पलट कर इस वीरान और उजड़े हुए बाग को देख रही थी। ये महल कितना पुराना है जीनी आपी? मीरा ने सवाल किया। वो लोग डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे। न जाने क्यों मीरा का जहन उलझ गया था। पता नहीं, कई 100 साल पुराना है। दरअसल ये मुकेश सिंह का ख़ानदानी महल है, जो इनके आबाओ अजदाद से इन्हें मिला, जीनी आपी ने जवाब दिया। जीनी आपी इस महल में कई एक्टर्स के तौर पर मौजूद थी। जीनी आपी इस महल में केयर टेकर के तौर पर मौजूद थी और इन्हें अपनी यह जॉब बहुत पसंद थी। इनकी कोई फैमिली भी नहीं है क्या? मीरा जाने क्या जानना चाहती थी। 2 बेटियां थी। कहते हैं एक बेटी की काफ़ी साल पहले पुरअसरार तरीके से मौत हो गई थी। दूसरी बेटी अमेरिका में होती है। जीनी आपी की बात सुनकर मीरा का हाथ हल्का सा कांपा। क्या आपी, आप बिना रात के इस वक्त कैसी बातें कर रही हैं? डर जाएंगे हम। इससे पहले मीरा कुछ कहती सिला बोल पड़ी। अच्छा बाबा सॉरी। अच्छा बाबा सॉरी, मैंने वैसे ही बताया। लंबे डाइनिंग टेबल जिसके इर्द गिर्द 25 कुर्सियां रखी थी, बस वो तीनों बैठी थी। अब इस महल में कितने लोग रहते हैं? मीरा ने फिर सवाल किया। एक मैं हूँ, एक बावर्ची है, एक गार्ड्स हैं और 2 मुलाजिम हैं जो सफाई वगैरह करते हैं, जिन्हें आप ही ने बताया। अच्छा, मीरा बस इतना ही कह पाई। सुबह तुम लोग जल्दी तैयार हो जाना, तुम लोगों को घुमाने ले जाऊंगी। जीनी आपी की बात सुनकर सिला खुश हो गई थी, जबकि मीरा का जहन कहीं और उलझा हुआ था।
हिरन का कटा हुआ सर जो कि दीवार पर लटका था। मीरा काफ़ी देर से इसे देख रही थी। महल जितनी भी चीज़ें थीं, खास तौर पर फर्नीचर और मूर्तियाँ, वो काफ़ी पुरानी थीं, लेकिन इतनी ही नायाब। कोई इस कदर खूबसूरत महल होने के बावजूद बाहर कैसे रह सकता है? इस जैसे हज़ारों सवाल थे जो मीरा के ज़हन में गूंज रहे थे। अब वो एक बड़ी सी पेंटिंग के सामने खड़ी थी, जो किसी नवाब की थी। शाही जोड़ा पहने वो ठाठ से तख्त पर बैठा था। ये बड़े मालिक के परदादा हैं जी। सालों पहले यहाँ के नवाब थे। आवाज़ पर मीरा ने मुड़कर देखा। पीछे बावर्ची खड़ा था। कैसे हैं आप? मीरा ने पूछा। मैं ठीक हूँ। वो स्वेटर और ऊनी टोपी पहने हुए था। आपका नाम क्या है? मीरा ने एक और सवाल किया। रामनाथ। मैं इस महल का पुराना मुलाजिम हूँ जी, तब से जब यहाँ जिंदगी मुस्कुराती थी। फिर क्या हुआ? मीरा चौंकी। इससे पहले कि रामनाथ जवाब देता, लाउंज के दरवाजे पर एक हलचल सी मच गई थी। लगता है टीम वापस आ गई है। मैं देखता हूँ जी। रामनाथ कहकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया, जहाँ से काफ़ी लड़के लड़कियाँ अंदर दाखिल हो रहे थे। मीरा ने हैरत से इन्हें देखा, फिर सीढ़ियाँ चढ़कर और ऊपर चली गई। देखा तुमने नाइमा, ये दानिश का बच्चा कहाँ से आ रहा है? कहाँ से? नाइमा हैरान हुई। ये मिस वंडर से मिलने गया था, दाऊद ने बताया। अब ऐसी कोई बात नहीं। बर्दाश्त नहीं हुआ ना तुम्हारी इस वंडर से? फौरन खबर दे दी। दानिश को गुस्सा आया। जी नहीं, उसने नहीं बताया। मैंने खुद तुम दोनों को देखा था, दाऊद ने कहा। मैं जस्ट इसे थैंक्स बोलने गया था। हाँ, और जब तक वो लिफ्ट में दाखिल नहीं हो गई थी, दानिश तैमूर इसे घूरता रहा था। दाऊद ने कहका लगाया। दाऊद? दानिश ने इसे घूरा। वो बहुत अच्छी है। मुझे बस अचानक ही मिली, और वो सिर्फ अच्छी नहीं, कमाल है। दाऊद ने खुले दिल से तारीफ की। तुम इतनी तारीफें क्यों करते हो इसकी? बुलाओ फिर मलीहा को। मैं दानिश की बात पर दाऊद की हंसी को ब्रेक लगी। वैसे दानिश भाई, आप मुझे भी ले जाते, मैं इससे दोबारा मिलना चाहूंगी। हाँ हाँ, मैं तुम्हें ले जाऊंगा, तुम भी इसकी फैन हो जाओगी। देखना। दाऊद के दान पर फिर से बाहर निकले, पर दानिश जाने क्यों वहां से उठ गया खामोशी से। वो मजीद इस लड़की के बारे में नहीं सुन सकता था। एक तो पहले ही वो इसकी जहन से नहीं निकल रही थी, और फिर से दादू ने मिस वंडर नामा शुरू कर दिया था। लेकिन न जाने क्यों आज इसका जिक्र मेजर दानिश तैमूर को बुरा नहीं लग रहा था। वो दो नम मुस्कुराती आंखें बार बार इसके तस्वुर में भी उभर रही थी। आप कहाँ जा रहे हैं दानिश भाई? नाइमा ने इसे बाहर जाते देखा तो पूछा। मुझे एक काम है, कुछ देर तक आता हूँ। वो जवाब देकर बाहर निकल आया। वो खुद नहीं जानता था कि वो कहाँ जाने वाला है। कैसी चल रही है आपकी फिल्म की शूटिंग? जीनियर डायरेक्टर से पूछ रही थी। बहुत ही बेहतरीन। कल से शूटिंग महल में होगी। डायरेक्टर ने एनर्जी ड्रिंक की चुस्की लेते हुए कहा। साहिब, आपने हॉरर मूवी बनाने का जेके वेल डन। वैसे जेके क्यों सोचा? जीनियर ने सवाल किया। बस ऐसे ही और दिमाग में आइडिया आया तो सोचा इसको फिल्म की शक्ल दे देनी चाहिए। तुम देखना, हमेशा की तरह ये फिल्म भी सुपरहिट होने वाली है। हमेशा हीरोइन की एक्टिंग कमाल है। डायरेक्टर को अपनी टीम पर भरोसा था। वो एक मशहूर डायरेक्टर था। जेके प्रोडक्शन को पूरा बॉलीवुड जानता था। चलें, बेस्ट ऑफ लक। मैं जरा अपनी कजन्स को देख लूं। सीनियर कहते हुए वहां से उठ गई थी। कैसा लगा इंग्लैंड? रेहान फोन पर पूछ रहा था। बहुत ही उदास सा, मीरा ने अपने कमरे की खिड़की से इस बाग को देखते हुए जवाब दिया। क्यों? उदास क्यों? उदास तो विजयपुर हो गया है। तुम जो चली गई। इंग्लैंड को तो मुस्कुराना चाहिए, तुम्हें वेलकम करना चाहिए, वो कह रहा था। मैं यहाँ आई हूं ना, मेरी वजह से इंग्लैंड भी उदासी के लिपट में आ गया। मीरा ताज्जुब से हंसी। अच्छा सुनो, रेहान ने अजीब से लहजे में कहा तो मीरा चौंकी। मेरी दी हुई वॉच पहनी हुई हो या नहीं? वो पूछ रहा था, और मीरा ने अचानक अपनी कलाई को देखा जो खाली थी। वो कुछ कह न सकी। तुम्हारी खामोशी बता रही है कि तुमने नहीं पहनी हुई। रेहान का दिल जैसे टूट सा गया। मीरा के तस्वुर में इसका उतरा हुआ चेहरा उभरा तो इसे अफसोस हुआ। कभी तो दिल रख लिया करो यार। वो कहकर फोन बंद कर चुका था। इसने मीरा की बात भी नहीं सुनी थी, और मीरा को गिल्टी सा फील हो रहा था। अब इसको कैसे मनाऊं? वो बार बार कॉल मिला रही थी, मगर नंबर ऑफ जा रहा था। वो एक गहरी सांस लेकर रह गई थी। रात का न जाने कौन सा पहर था। एक अजीब से शोर पर मीरा की आंख खुली। किसी लड़की के चिल्लाने की आवाजें थी। वो हड़बड़ा कर उठ बैठी। आवाजें बाहर से आ रही थी। वो जल्दी से उठी और बाहर की तरफ लपकी। बाहर सीढ़ियों पर आवाजें उभर रही थी। कोई ऊपर आ रहा था। और फिर मीरा ने देखा कि दो तीन लड़के और लड़कियां एक कमरे की तरफ बढ़ रहे थे।
जीनिया आपी और रामनाथ भी इसी कमरे की तरफ बढ़े। वो फिल्म की हीरोइन अमीशा का कमरा था। कमरे का दरवाजा नहीं खुल रहा था। काफी कोशिशों के बाद कमरे का लॉक तोड़ा गया। अमीशा चिल्लाती हुई जीनिया आपी से लिपट गई थी। इसकी अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी जीनिया आपी से। क्या हुआ अमीशा? तुम चिल्ला क्यों रही हो? डायरेक्टर ने पूछा। अमीशा ने डरते डरते हाथ से एक तरफ इशारा किया। सबने ड्रेसिंग टेबल की तरफ देखा। उसके आईने पर बड़ा सा कुछ लिखा था। आई एम बैग, सिया। ये स्पॉट बॉय आगे बढ़ा और इसने इन लफ्जों को छुआ। इट्स ब्लड सर, ये खून से लिखा गया है, वो बता रहा था। वहां मौजूद हर शख्स हैरान और परेशान रह गया था। अचानक मीरा की नजर रामनाथ पर पड़ी, जो पटी पटी नजरों से आईने को देख रहा था। सिया, वो बड़बड़ा रहा था। इसके चेहरे का रंग फक हो चुका था। जाने मीरा को कुछ गलत होने का एहसास हुआ था। इट्स ब्लड सर, ये खून से लिखा गया है, वो बता रहा था। वहां मौजूद हर शख्स हैरान और परेशान रह गया था। अचानक मीरा की नजर रामनाथ पर पड़ी, जो पटी पटी नजरों से आईने को देख रहा था। सिया, वो बड़बड़ा रहा था। इसके चेहरे का रंग पक हो चुका था। जाने मीरा को कुछ गलत होने का एहसास हुआ था। मीरा के देखते ही देखते रामनाथ वहां से भाग गया। मीरा उलझ गई थी। अमीशा बहुत ही डरी हुई थी, जबकि सिला जीनिया आपी का हाथ सख्ती से थामे खड़ी थी। जेके प्रोडक्शन टीम के लिए ये सब कुछ नया नहीं था। वो लोग खुद एक हॉरर मूवी बना रहे थे और इसमें इस तरह काफी सीन कैद किए गए थे। लेकिन न जाने क्यों आईने पर लिखे इन अल्फाज को पढ़कर अमीशा की हालत अजीब सी हो रही थी। मीरा, तुम सिला को लेकर अपने कमरे में जाओ, मैं जरा आती हूँ। जीनिया आपी ने मीरा की तरफ देखते हुए कहा तो मीरा ने इस बात में सर हिलाया और सिला का हाथ पकड़कर कमरे से बाहर निकल गई। लेकिन इसका दिमाग अभी तक रामनाथ में अटका था। घबराने की जरूरत नहीं है। हो सकता है किसी ने मजाक किया हो। तुम सो जाओ, हमेशा सुबह शूटिंग भी करनी है तो कोशिश नजर आने के लिए तुम्हारा अच्छी नींद लेना जरूरी है। जेके साहब ने शिफा को हौसला दिया। एक स्पॉट बॉय को गीले कपड़े से आईना साफ कर दिया था। उनके कहने पर सभी वहां से जेके के कहने पर सभी वहां से अपने अपने कमरों में चले गए थे। डोंट वरी अमीशा, सब ठीक है। जीनिया आपी ने अमीशा का हाथ पकड़कर हल्का सा दबाया तो वो मुस्कुराई। आपको क्या लगता है जेके साहिब कि ये कोई शरारत है? और सिया कौन है? अमीशा के कमरे से बाहर निकलने के बाद जीनिया आपी ने डायरेक्टर से पूछा। जहां तक मेरा ख्याल है ये एक प्रैंक है। जरूर टीम में ही से किसी ने की होगी। और जहां तक सिया का ताल्लुक है तो मैं नहीं जानता ये कौन है। जेके साहिब के चेहरे पर संजीदगी छाई थी। इस महल की केयर टेकर होने के हवाले से हर काम पर नजर रखना होगी।